रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अरेंजमेंट को मालूम करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसे रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए रदरफोर्ड ने 0.00004 सेंटीमीटर थिक गोल्ड फॉयल, फ्लोरेसेंट स्क्रीन और सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का इस्तेमाल किया। यानी इन अल्फा पार्टिकल्स को पोलोनियम की डिसइंटीग्रेशन के जरिए हासिल किया गया। पोलोनियम जो कि एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है और जैसे ही इसका ब्रेक डाउन किया गया तो इसके रिजल्ट में अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए। याद रखें कि यहाँ पर मौजूद अल्फा पार्टिकल्स हीलियम न्यूक्लियाई हैं जो कि डबली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। रदरफोर्ड ने जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉयल पर बम्बार्ड किया तो इसके रिजल्ट में इसने ये ऑब्जर्व किया, most of the alpha particles pass straight through the gold foil without any deflection from the original path. Only few particles are slightly deflected. A very few particles, 1 in 1 million, was deflected through an angle greater than 90 degree from their original path. यानी इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉयल में से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए, जबकि कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए और बहुत ही कम पार्टिकल्स जो कि 1 in 1 million था जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री के एंगल पर डिफ्लेक्ट हो गए अपने ओरिजिनल पाथ से। और इस तरह से रदरफोर्ड ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया दूसरे एलिमेंट्स की भी फॉयल को यूज करके, और इस तरह से इन तमाम एक्सपेरिमेंट से उसने सिमिलर रिजल्ट्स को ऑब्जर्व किया। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन कुछ ये थे कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स जो कि गोल्ड फॉयल में से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, तो इसका मतलब ये है कि एटम में मौजूद ज्यादातर स्पेस एम्प्टी है। यही वजह है कि जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स इन एटम में से पास हुए तो एम्प्टी स्पेस होने की वजह से अल्फा पार्टिकल्स इन एटम्स में से बिल्कुल स्ट्रेट पास हो गए। साथ ही कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए, वो इसलिए क्योंकि मासिव अल्फा पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन ज्यादा डिफ्लेक्ट नहीं कर सके। यही वजह है कि जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स इन एटम्स में से पास हुई तो एटम्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स ने इन मासिव अल्फा पार्टिकल्स को बिल्कुल स्लाइटली डिफ्लेक्ट किया, जबकि चंद अल्फा पार्टिकल्स यानी 1 in 1 million में से ऐसे थे जो कि ग्रेटर देन 90 डिग्री की एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही ये अल्फा पार्टिकल्स और पॉजिटिवली चार्ज पार्ट ऑफ एन एटम के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन आई, यानी सेम चार्ज होने की वजह से हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स जो कि पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि एटम में मौजूद एक पार्ट जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो दोनों पॉजिटिव चार्ज यानी सेम चार्ज ने एक दूसरे को रिपेल किया और इसके रिजल्ट में हमारे पास अल्फा पार्टिकल जो हैं वो ग्रेटर देन 90 डिग्री की एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। इन कंक्लूजन की बेसिस पर इस एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने एक न्यू मॉडल प्रपोज किया जिसे प्लेनेटरी मॉडल फॉर एन एटम कहा जाता है। रदरफोर्ड ने इस प्लेनेटरी मॉडल को सोलर सिस्टम से मुशाबिह दी और बताया कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, यानी एटम पर कोई चार्ज नहीं होता क्योंकि एटम में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होने की वजह से ये एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसिल करते हैं। यही वजह है कि एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है। और ये कि मास ऑफ एटम जो कि मौजूद होता है एक बहुत ही स्मॉल डेंस पॉजिटिवली चार्ज रीजन में, और इस पॉजिटिवली चार्ज रीजन को रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का नाम दिया। ये पॉजिटिव चार्ज रीजन एटम के बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है और इस तरह से इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर पाथ्स में। इन सर्कुलर पाथ्स को ऑर्बिट का नाम दिया गया और इस तरह से इलेक्ट्रॉन की रेवोल्यूशन से जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है उसे न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बैलेंस करती है। रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में कुछ डिफेक्ट्स भी मौजूद हैं। रदरफोर्ड ने क्योंकि एटम को रिसेंबल किया सोलर सिस्टम के साथ, यही वजह है कि रदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम और लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सका।
जैसे कि क्लासिकल फिजिक्स ये सजेस्ट करती है कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक चार्ज पार्टिकल है और ये न्यूक्लियस के गिर कंटिन्यूसली रिवॉल्व करने की वजह से एनर्जी को कंटिन्यूसली इमिट करता रहता है। सो इस तरह से ये रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का जो ऑर्बिट होगा वो स्मॉलर से स्मॉलर होता जाएगा जब तक कि वो न्यूक्लियस में फॉल ना हो जाए। सो इस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ये स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन नहीं करता। और इस तरह से रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन जो कि कंटिन्यूसली एनर्जी को इमिट करता रहता है, तो इसके रिजल्ट में एटम जो स्पेक्ट्रम फॉर्म करता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। लेकिन दर हकीकत जो एटम का स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बल्कि लाइन स्पेक्ट्रम होता है। सो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है? जैसे ही व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया जाता है तो ये 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है। याद रखें कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के केस में हमारे पास ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ये डिफ्यूज हो जाते हैं एक दूसरे में और ये डार्क स्पेसेस के जरिए सेपरेट नहीं होते, जबकि इन केस ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम हमारे पास ये जो डिफरेंट कलर्स होते हैं ये डार्क लाइंस के जरिए सेपरेट होते हैं और हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इस तरह से एटम जब इमिट करता है रेडिएशंस तो इसके रिजल्ट में लाइन स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन होती है। सो यहाँ पर हमारे पास 2 डिफेक्ट्स मौजूद हैं जो कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में मौजूद हैं। चैनल पर अपलोड होने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट के लिए डिजिटल केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जी हाँ, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि टाइमली आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे।